वो राशि संरक्षित रहती है। जैसे हमारे पास जो आप पढ़ेंगे वो चार पढ़ेंगे। पहला जो आपका आएगा वो आएगा रेखीय संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण। ये भौतिक राशि है रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। दूसरा आपका जो आएगा, दूसरा आपका आता है ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा का संरक्षण। तीसरा जो आता है वो आपका आता है आपका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। चौथा जो आता है वो आपके पास आता है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब नियत रहता है, ठीक है, इसमें कुछ बदलता नहीं है। तो चार हम यहां पर नियम पढ़ेंगे, आपके संरक्षण नियम होंगे। पहला जो है वो है रेखीय संवेग संरक्षण नियम, और दूसरा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा आपका है कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम, और चौथा जो आपके पास आएगा वो आवेश नियम आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले नियम से, जो आपका है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। पहला जो आपका है वो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लिखते चलें। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपके पास परिभाषा आनी चाहिए, रेखीय संवेग क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसके अंदर रेखीय संवेग, फिर नियम लिखेंगे हम इसके बाद में। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग होता है वो किसी भी गतिशील कण या पिंड के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। सिंपल, यहां पे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप दिमाग में रखेंगे तो इससे परिभाषा बन जाएगी। तो किसी भी गतिशील कण का जो रेखीय संवेग होता है, कण के द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल होता है। तो ठीक है, ये आपको नियत है, आपको याद रहेगा। उसके बाद में आपके पास क्या आ जाता है, अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, कथन लिखता हूं नियम का, अब नियम लिखने जा रहा हूं, तो नियम आप क्या लिखेंगे कि बाह्य बल की अनुपस्थिति, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी गतिशील कण या वस्तु का कुल संवेग नियत रहता है। या निकाय भी लिख सकते हैं आप, यहां पर इस जगह पर आप निकाय भी लिख सकते हैं साथ में, निकाय। तो क्या चीज आ गया है, जो इसका स्टेटमेंट आपके पास आ गया, जो आपका संवेग संरक्षण का जो नियम है, जो संवेग रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है, इसके अंदर आपका जो इसका कथन आ गया, स्टेटमेंट आ गया, वो क्या है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय या किसी कण या किसी पिंड का जो कुल संवेग होता है वो नियत रहता है या संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है। और जैसे ही कोई बाह्य बल लगाएंगे तो उसका संवेग बदल जाता है। क्यों? सब आपके बल लगाने पे क्या हो जाएगा, वस्तु या तो धीमी हो जाएगी या उसकी गति तेज हो जाती है, उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, गति में परिवर्तन आ जाता है। गति में परिवर्तन आएगा तो जैसे वेग में परिवर्तन आएगा तो उसका संवेग भी परिवर्तित हो जाएगा। तो बाह्य बल जब नहीं है तो उसका वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। वेग नियत रहेगा तो क्या होगा, उसका जो संवेग है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी गतिशील निकाय, कण या वस्तु या पिंड होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। छोटी सी परिभाषा है, ये चीज आपने लिखनी है। सिंपल नाम से अगर शॉर्ट में अगर याद रखना तो आप सिंपल कहेंगे रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इतना सा आपके दिमाग में रहेगा। आगे उसकी आप परिभाषा बना लेंगे, परिभाषा जो प्रॉपर आएगी उसके अंदर ये शर्त है हमारे पास। शर्त क्या है इसके अंदर कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी गतिशील निकाय या पिंड का या कण का या वस्तु का जो कुल संवेग होता है वो नियत रहता है। तो ध्यान याद रखना इस चीज को। अगला जो आपका नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। जो दूसरा आपके पास आ जाता है वो आ जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इसके अंदर इस नियम के अनुसार क्या होगा, जैसे ही नाम से हमें पता चल रहा है कि ऊर्जा नियत रहेगी, ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए, इस नियम के अनुसार क्या होगा, ऊर्जा को न पैदा किया जा सकता है, ऊर्जा को न पैदा किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, लिख भी सकते हैं आप, का रूपांतरण हम इसका कर सकते हैं, रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे तो इस रूप में कमी हो जाएगी, दूसरे रूप में वृद्धि हो जाएगी, परंतु कुल जो ऊर्जा है वो नियत रहेगी। आप इसमें लिख भी सकते हैं, अर्थात किसी निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। आपने 9वीं क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, उसके अंदर आपने दो ऊर्जा के रूप पढ़े होंगे, एक स्थितिज ऊर्जा पढ़ी होगी, एक गतिज ऊर्जा पढ़ी होगी। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा कम होती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। परंतु जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा क्या होती है, दोनों का योग होती है, और दोनों के जोड़ने पर जो मान होता है वो समान रहता है। एक में कमी होगी तो दूसरे में वृद्धि होगी, तो उससे कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो इस प्रकार जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय के अंदर जो ना तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जो रूप होते हैं आपके पास, जैसे आपके पास प्रकाशीय ऊर्जा होती है, आपके पास विद्युतीय ऊर्जा होती है, और आपके पास यांत्रिक ऊर्जा होती है, आपके पास जो नाभिकीय ऊर्जा होती है। हाँ जी, निकाय क्या होता है? निकाय 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 क्या चीज है? ठीक है, हाँ जी। निकाय वह चीज, हाँ जी, निकाय वह चीज है जिस पर हम परीक्षण करते हैं सिस्टम, किसी भी तंत्र को। अगर हमारा जैसे बॉडी है, जो शरीर है, हम इस शरीर को भी निकाय कह सकते हैं। कोई छोटी वस्तु है उसको भी निकाय कह सकते हैं। हम किसी बॉक्स के अंदर कोई चीज है, जहां हम सिंपल कहें कि जैसे आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट है, ये विभिन्न इसके अंग हो गए। स्कूल के अंदर रूम है, क्लासरूम है, टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, तो ओवरऑल जो स्कूल है वो एक सिस्टम हो गया, एक निकाय हो गया। ठीक है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, चाहे आपका हम कहते हैं पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को हम एक निकाय मान लें। अगर पृथ्वी के अंदर हम छोटी जगह को भी निकाय मान सकते हैं, ओवरऑल पृथ्वी को भी निकाय मान सकते हैं। अब पृथ्वी और सूर्य को जोड़ के दोनों को निकाय मान सकते हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि आपका पूरा ब्रह्मांड है, ये भी एक निकाय है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। जैसे इसका रूप का उदाहरण दूं आपको कि प्रकाशीय ऊर्जा को हम किसमें विद्युत ऊर्जा बदलते हैं। आपने देखा होगा सोलर सिस्टम जो लगे हुए हैं आपके आस पड़ोस में, खेतों के अंदर लगे होंगे, आप देखना, तो वहां पे क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा उस पर आपतित होती है और विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, परंतु कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। तो इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, इसका उदाहरण आप लिख लें, एक उदाहरण लिख सकते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा, बंद कर दे माइक, प्रकाशीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। बेटे माइक अनम्यूट करें, ऊर्जा में, तो उदाहरण आ गया। क्लियर है? आई होप कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको समझ में आ गया। हम आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे उनके अंदर इनका उपयोग करेंगे, बार बार इन संरक्षण के नियमों का। तीसरा जो आपके पास आ जाता है वो आपका आता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग,
जिस प्रकार से हमने पिछला जो पढ़ा वो रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम था, तो रेखीय संवेग के अंदर जो कण होता है वो एक सरल गति करता है। सरल गति का मतलब एक सीधी रेखा में गति करता है। परंतु यहां पर जब कोणीय शब्द आ जाता है तो कोणीय शब्द की जो आता है वो हम घूर्णन गति के लिए लेते हैं, अर्थात वस्तु घूर्णन करती है, घूमती है आपकी। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई कण घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है, तो बल आघूर्ण, ये शब्द आगे आएंगे, परिभाषाएं इनकी राशियों के हम बताऊंगा आपको। जैसे उसके अंदर हमारा बाह्य बल था और यहां पर बल आघूर्ण होता है घूर्णन गति के अंदर। बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, वहां पर हमने क्या लिखा था, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, और यहां पर हम क्या लिखेंगे घूर्णन गति के लिए बल आघूर्ण। जो महत्व रेखीय गति के अंदर बल का होता है, घूर्णन गति में वही महत्व बल आघूर्ण का होता है। बल आघूर्ण किसी वस्तु को घूर्णन गति प्रदान करता है। जैसे जो रेखीय गति होती है उसमें सिर्फ बल क्या होता है, गति प्रदान करता है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो बल आघूर्ण होता है वो किसी पिंड को घूर्णन गति प्रदान करता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब कोई कण घूर्णन गति करता है तो बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कण या निकाय, ठीक है, का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये आपकी परिभाषा है, इसे आप लिख सकते हैं। इसका उदाहरण आप लिख लें, इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं आप। उदाहरण के अंदर क्या लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन। अब आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है वो एक नियत वेग से आपका घूर्णन कर रही है, उसके चारों ओर घूम रही है, चक्कर लगा रही है। अगर आपका बल आघूर्ण का मान बदल दे, या बल आघूर्ण लगा दे, तो पृथ्वी की चाल क्या हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या फिर पृथ्वी की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परंतु सदियों से पृथ्वी एक नियत चाल से उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, अर्थात उस पर बल आघूर्ण, जो बल आघूर्ण है वो अनुपस्थित है। इसके कारण जो पृथ्वी का जो कोणीय संवेग है वो क्या है, संरक्षित है, नियत रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, जब कोई कण घूर्णन गति करता है तो बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कण निकाय का कुल, आप ऑप्शन में ये भी लिख सकते हैं, संरक्षित और नियत का बात एक ही है, नियत रहता। ठीक है, ये क्लियर है आपका तीसरा टॉपिक। उसके बाद में हम शुरू करते हैं अपना चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो आपका है वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम के अंदर जो आपके क्या आता है, हम एक जो निकाय लेते हैं वो लेते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड। आपने आजकल जो शब्द सुना होगा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी कोई व्यक्ति, जैसे, हाँ जी, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी आपका जो उसके पास कोई ना जाए, ना ही वो किसी के पास आए। तो यहां पर जो विलगित निकाय आ गया, विलगित निकाय का मतलब क्या आ गया, पहले मैं इसका आपका नियम लिख देता हूं। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात विलगित निकाय ऐसा निकाय होता है, अर्थात विलगित निकाय में ना तो कोई चीज आ सकती है ना जा सकती है। तो यहां पे आवेश है तो हम आवेश के लिए बात करेंगे। किसी विलगित निकाय में न तो आवेश, विलगित क्या होता है? हाँ बताता हूं, यही लिख रहा हूं, विलगित निकाय के लिए यही लिख रहा हूं। विलगित निकाय में आवेश न प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, और न ही निकल सकता है, बाहर निकल सकता है।
बाहर निकल सकता है। तो जो विलगित निकाय है, विलगित निकाय होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेशन शब्द सुना आपने? आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कोरोना इन्फेक्टेड आ गया तो उसके पास ना तो कोई जाता है और ना ही वो किसी के पास आता है। तो विलगित निकाय भी ऐसा होता है जिसके अंदर किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं होता। विलगित निकाय वह निकाय होता है जिसके अंदर किसी भी अपने पदार्थ का, वस्तु का या किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं होता। तो जो आपका विलगित निकाय है, यहाँ पे आवेश की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो विलगित निकाय है उसमें जो कुल आवेश है नियत रहता है। क्यों? क्योंकि विलगित निकाय के अंदर ना तो आवेश जो आवेश है ना तो प्रवेश कर सकता है और ना ही उससे बाहर निकल सकता है। क्लियर है ये चीज? इसके अंदर आपके अगर आप लिखना चाहते हैं उदाहरण लिख सकते हैं। तो अगर आप लिख सकते हैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े। अब कांच की छड़ व रेशम का कपड़ा दोनों क्या हो गए? एक निकाय हो गया। दोनों को मिलाकर जो ये बन गया वो आपका निकाय हो गया। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर छड़ धनावेशित, वह कपड़ा रेशम का जो कपड़ा है कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है। तो ये क्या हो गया? इसके अंदर ही आदान प्रदान हो रहा है, बाहर से कोई आवेश नहीं आ रहा। अर्थात जो आपकी कांच की छड़ है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, तो रेशम के कपड़े पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी और उसके अंदर कमी होगी। परंतु जब दोनों आवेश को जब जोड़ा गया तो वो समान मात्रा रही आवेश की। तो इसलिए किसी भी निकाय का जो आपका क्या कहते हैं, आपका जो आवेश होता है उसको हमारा क्या कहते हैं, तो उसका जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, नियत रहता है। ये आपके आवेश संरक्षण का नियम है। तो यहां पर हमने जो अपने कहते हैं जो संरक्षण के नियम है, चारों संरक्षण के नियम पढ़े हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है हमने, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम पढ़ा है।